अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, दिन बदल गया, मैंने कपड़े भी नहीं बदले। चलें जी, लेक्चर 75 स्टार्ट कर देते हैं जी। अब हम पहुंचे हुए थे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये रेशो क्या बताती है कि अगर आप 100 रुपया बिज़नेस में इन्वेस्ट करें तो वो बिज़नेस आपको कितना प्रॉफिट कमा कर देगा। तो ये लिखने का तरीका कुछ इस तरह से निकला था। कैसे लिखा हमने? कंपनी एक्स इज़ अर्निंग ₹14 पर ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसी ने बदलना है बाकी रेशोज़ के अंदर। बाकी रेशोज़ मिलती जुलती हैं अगली दोनों तीनों, ठीक है ना। तो एज़ कम्पेयर टू 14.5 अर्न बाय कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी वाई इज़ बेटर, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको कहा है कि एक डिब्बे को आप पेंडिंग कर दें, और 0.5 वाला जो पॉइंट है ये इंशाल्लाह मैं एसेट टर्नओवर में आपको सिखाता हूँ 4 में। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये जहाँ जहाँ यूज़ होना है वहाँ वहाँ करते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेशो जो हमने सीखनी है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन, इसको शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं। अब मुझे बताएं, इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या फ़र्क है? हाँ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ डाल दें तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अलावा इक्विटी है। ये इक्विटी वो ओनर्स जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, इस पीएनएल को देखकर ये शेयर होल्डर्स किस प्रॉफिट के ऊपर नज़र डाल के रखी होगी इन्होंने? पैट के ऊपर। इनको तो वो वाला प्रॉफिट मिलना है जिसमें से हर कोई अपने पैसे ले जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट, ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी। यार इक्विटी सिंपल, ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी जिसको कहते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो है ये अभी मुकम्मल नहीं हो सकता, जो इधर लिखा हुआ है इसको मैं फ़िलहाल ब्लैक कर रहा हूँ, लेकिन आपने इतनी जगह खाली ज़रूर रखनी है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये जब प्रेफरेंस शेयर्स वाली बात डिस्कस हो जाएगी तो फिर आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। ये जो डिस्कस हो ही नहीं रही, तो अभी आपका फार्मूला सिर्फ इतना सा है, इसको बल्कि माइनस को भी उड़ा दें, साथ माइनस को भी उड़ा दें। अभी आप फार्मूला सिर्फ इतना लिख, लेकिन आगे जगह आपने ज़रूर खाली रखनी है। ये फार्मूला इस तरह से लिखना आपने, ठीक है, ओके, सही है। तो फार्मूला क्या बना? पैट ओवर एवरेज इक्विटी इनटू 100, आंसर विल बी इन परसेंटेजेस। अब अपने सवाल पे चलता हूं मैं। इक्विटी तो सिर्फ ये है, तो 6300 ओपनिंग इक्विटी और 7100 क्लोजिंग। और पैट कितना है जी? पैट कितना है जी? 600, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 600 डिवाइडेड बाय जी ओपनिंग इक्विटी 6300, क्लोजिंग इक्विटी 7100 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इक्विटी हो गई, मुमकिन है ना एवरेज करना, तो कर लें, इनटू 100। आंसर इज 8.95%। आप बताएं अपना। 11.01। अच्छा, इसको राउंड ही कर लेते हैं, आसान हो जाएगा ज़रा लिखना, क्या ख्याल है? इसको मैं 9% कर देता हूँ, इसको 11%, ठीक है जी, ओके। फ़र्क तो है ना। अब ये रेशो क्या बता रही है? ये फॉर्मूला पूरा करेंगे इंशाल्लाह, जब डिस्कशन हो जाएगी पूरा हो जाएगा, फिलहाल तो ज़रूरत नहीं जी। क्या बताती है ये रेशो? क्या बताती है ये रेशो कि एक 100 रुपया अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करें, अब बिजनेस नहीं बोलना लफ्ज, अब क्या बोलना है? इक्विटी। 1 रुपया अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो कंपनी एक्स 9 रुपये अर्न करके देती है प्रॉफिट, जबकि कंपनी वाई 11 रुपये। तो कौन सी बेटर? आपकी कंपनी बैटरी चल रही है, ठीक है। क्या बात है आप लोगों की, क्या बात है आप लोगों की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर 1, कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹9 पर ₹100
पर रुपीज 100 इन्वेस्टेड इन, बोलो, इन्वेस्टेड इन इक्विटी, इन्वेस्टेड इन इक्विटी। ये फ़र्क पड़ा ऊपर वाले और इस वाली रेशो की इंटरप्रिटेशन में, ये बाकी सब सेम, तो आसान हो गया ना काम। ठीक है जी। कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹9 पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन इक्विटी एज कंपेयर्ड टू ₹11 अर्नड बाय कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर। ठीक है जी। अब इसको स्किप कर सकते हैं आप। ऊपर वाले जुमले में ज़रा एक लाइन थोड़ी सी इजाफी लिखी हुई थी, मैंने कहा चलो अच्छा है, ज़रा कभी ज़रूरत पड़ जाती, इसलिए वो याद कर लीजिएगा। ये अब याद भी करना है जाके, ठीक है ना, कि याद करना शुरू कर देंगे, मैंने सुना भी करना है। ओके, ये मैंने सुनना भी है, माफ़ी कोई नहीं है, माफ़ी मुश्किल। अबे आगे देखो जी, क्या कहता है, रेशो शोज हाउ एफिशिएंटली एंटिटीज इक्विटी फाइनेंसिंग इज बीइंग मैनेज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हाउ एफिशिएंटली एंटिटीज लॉन्ग टर्म फंड्स आर बीइंग मैनेज, और यहाँ पे क्या लिख दिया, इक्विटी फाइनेंसिंग बीइंग मैनेज्ड। तो एक तरह का जुमला याद कि हर जगह चलता जा रहा है। ठीक है, और आपका फेवरेट पॉइंट, however it is better to compare these results with industry average and its own performance over the years। ठीक हो गया जी, और समझ आ रही है, टेम्पो सेट हो गया ना, अब चलते जा रहे हैं, रेशियोज होती चली जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद जी हमने रिटर्न ऑन एसेट्स कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑन एसेट्स, इक्विटी मैंने बोला था एक तरह के एसेट्स, ये कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, एक तरह के एसेट्स ही होते हैं। ठीक है ना, इसलिए रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए भी पीबीआईटी ही यूज़ कर रहे हैं आपने। ओके, सही है ना, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए पीबीआईटी यूज़ किया था, रिटर्न ऑन एसेट्स, ओ यार एक ही तरह, असल में ना प्रॉफिट को ही हम लिंक करके डिफरेंट तरीक़ों से देख रहे होते हैं, तो एक ही बात को ज़रा डिफरेंट तरीक़ों से कर रहे होते हैं, और कुछ भी नहीं है। 1 रुपया 100 रुपया अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो कितने प्रॉफिट आए, वो बिजनेस यानी कैपिटल एम्प्लॉयड की बजाय यूँ कहते हैं 100 रुपये अगर एसेट्स में इन्वेस्ट करें तो कितने प्रॉफिट्स आए, और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है जी इसका, पीबीआईटी ओवर एवरेज टोटल एसेट्स। अब वो टोटल एसेट्स भी हो सकते हैं, कभी कभी नॉन करंट एसेट्स की भी हम ले सकते हैं ये चीज़, लेकिन वो तब जब सवाल के अंदर वो एक्सप्रेसली कह दे नॉन करंट एसेट्स के बारे में, वो हम पास पेपर में जाके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जब पास पेपर में जाके दिखाऊंगा तो फिर ये बात आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो खामोश हो, तो नॉर्मल टोटल एसेट्स ही लेने हैं आपने। सिर्फ नॉन करंट एसेट्स कब ले लेने हैं आपने इस रेशो के अंदर, जब सवाल खुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दे रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। जब तक ये ना कहे तो फिर खुद से ये नहीं करना, रिटर्न ऑन एसेट्स नॉर्मल टोटल एसेट्स ही हम लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वेरी सिंपल, पीबीआईटी ओवर एवरेज टोटल एसेट्स, एवरेज टोटल एसेट्स। ठीक है भाई, मुश्किल लग रहा है ये काम, आसान है जी। नहीं, पीबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल पीबीआईटी में बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो निकल चुकी होती हैं सिवाय इंटरेस्ट और टैक्स के। हाँ, बस उसको आप कह सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बहरहाल इन सब से ही ऊपर होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशो के लिए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर 8 ही होता है। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के अंदर आई के अपने किताब के अंदर पीबीआईटी को ही यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए हम भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप उसको ऐसे ही रख लें कि सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा जो प्रॉफिट्स हैं बस वो हमने यूज़ करना है। ठीक है ना, उसमें सिर्फ एक ही रेशियो के अंदर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होना है, और वो इसके नाम से होना है, तो बस इसके लिए आप कबूल कर लें कि यहाँ पर पीबीआईटी लेना है आपने। ठीक है, ओके, इसके अलावा कहीं आई के अपने लिखा भी नहीं हुआ है इसको कोई इंटरप्रिटेशन वगैरह के अंदर, तो बस ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम इस रेशियो के अंदर पीबीआईटी ही ले लेंगे। ओके, अच्छा जी, लें जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे मेरे ख्याल से। रिटर्न ऑन एसेट्स निकालते हैं जी, तो 750 प्लस 510 ये तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था, ऊपर नज़र आ रहा है, पेपर में भी ऐसे ही करेंगे। जब एक बार हमने पीबीआईटी लिख लिया तो बार बार फिर जहाँ पे लिखा वहीं से देख कर लिखते जाएंगे, सिंपल। ठीक है, अब एवरेज टोटल एसेट्स चाहिए, तो एसेट्स की तरफ आए, ये टोटल एसेट्स हैं।
ओपनिंग और क्लोजिंग। 12,500 13,900, 12,500 और 13,900, तो 12,500 ओपनिंग, 13,500 क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सही है? गलत हो गया? 13,900 है, तो मेरा कितना है? 13,900 है जी। अच्छा, इनटू 100, ये भी परसेंटेजेस में आंसर देगी। 9.5%। ठीक है, आपके क्या हालात हैं? 9.3। चलो जी, कहीं पे तो थोड़ा सा बेहतरी आई मेरे पास। अब ये रेशियो क्या बताएगी? परसेंटेज में आंसर आ रहा है तो 100 के साथ जी। कंपनी एक्स इज अर्निंग 9.5 रुपीज पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स। बस आगे कहानी वही है, एज कंपेयर टू 9.3 अर्नड बाय कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी एक्स इज बेटर। सही है? सही है? मुश्किल है आसान है? एक को लिखा, बाकी सारे उसी जैसे दो आगे आ गए, ईजी हुआ। ठीक है, तो ये तीनों रेशियोज मिलती जुलती हैं, बस जहन में ये रखना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो थोड़ा डिफरेंट इसलिए कि उसमें पैट लेते हैं और इक्विटी लेते हैं सिर्फ। बाकी तो फिर दोनों के अंदर न्यूमरेटर के अंदर पीबीआईटी है और डिनोमिनेटर में जो उसका नाम है वही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया हुआ है, रिटर्न ऑन एसेट्स के अंदर एवरेज एसेट्स लिए हुए। मेरा नहीं ख्याल कभी बहुत ज़्यादा याद करने वाली कोई रेशो आई भी है, कोई भी नहीं है। एक बार पढ़ ले तो समझ तो वैसे ही आ जाती है। अब थोड़ा सा आपको याद करने में थोड़ा टाइम लगना है, जो 1-2 दिन, उसके अंदर इंशाल्लाह फिर बेहतर हो जाएगा ये भी। अब इसको लिखते हैं, 9.5 और 9.3 है रिटर्न ऑन एसेट्स। अब यहाँ पे जगह भी ज़रा कम है जी। कंपनी एक्स इज़ अर्निंग, ये नंबर 1 पॉइंट आप लिख लेना, मैं आगे डॉट डॉट डाल दूंगा जहाँ जगह ख़त्म होगी। ठीक है, तो कंपनी एक्स इज़, यहीं पे लिख लें, इज़ अर्निंग रुपीज़ 9.5 पर रुपीज़ 100 इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स, इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स। और अगर आपने नॉन करंट एसेट्स लिए होंगे तो वो कर लेंगे। ठीक है, पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स, या इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स, यही बदला है। सबसे पहली रेशो के अंदर ये क्या था? इन्वेस्टेड इन बिजनेस, फिर इन्वेस्टेड इन इक्विटी, और फिर अब इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स। ये क्यों इतना अजीब सा हो गया? ठीक है जी, एज कंपेयर्ड टू रुपीज़ 9.3 अर्नड बाय, एज कंपेयर्ड टू, अब आगे मैं नहीं लिख सक रहा। ठीक है, एज कंपेयर टू रुपीज़ 9.3, जल्दी लिखें, अर्नड बाय कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी एक्स इज बेटर। अब ये पहला पॉइंट आप स्किप कर दें क्योंकि आपने हायर वाले को बेटर कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द रेशियो शोज हाउ एफिशिएंटली एंटिटीज इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट्स। मिलती जुलती बात है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अभी थोड़ी देर में पता लगेगा, अगली रेशियो बताने लगा हूँ। ठीक है, और चौथा पॉइंट, हाउएवर इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड इट इज़ ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। बल्कि मैं तो कहता हूँ यहीं पर ही इसको समझा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ। एक है कंपनी ए, दूसरी है कंपनी बी। मेरा सवाल है ना, आपका तो एक्स वाई चल रहा है। ठीक है, कंपनी ए के जो एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपये और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 70 रुपये। 30 रुपये इनकी क्या आ रही है? बुक वैल्यू। बल्कि यूँ लिख दूँ मैं, कंपनी ए के टोटल एसेट्स में सिर्फ शायद जो है वो आपके पास, लेट्स से ये पीपीई पड़ा है। ठीक है, तो एसेट्स जो है वो
100 माइनस 70 कितने पे नज़र आ रहे हैं? 30 पे। जबकि बी कंपनी के भी 100 के ही एसेट्स हैं, लेकिन इन्होंने अभी अभी काम शुरू किया है और इनके यही एसेट्स आ रहे हैं 90 रुपये के। बात समझ आ गई होगी अब आपको, एज का लफ्ज़। चलो खैर आगे बढ़ो। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लिया था? पीबीआईटी लिया था ना। पीबीआईटी मिसाल के तौर पे इनका पीबीआईटी 10 रुपये है और इनका पीबीआईटी भी 10 रुपये है। अब अगर आप रिटर्न ऑन एसिड कैलकुलेट करें, ठीक है, तो उसका फार्मूला आपको पता है जी, पीबीआईटी ओवर एवरेज। एवरेज क्या क्लोजिंग ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर पर लिख देता हूँ मैं एवरेज टोटल एसिड्स। अब आप अगर इसकी बात करें पहले वाले की तो 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 कितना आता है? 33%। और दूसरे की 10 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कितना बना? 11%। अब मुझे बताओ, एक जैसी कंपनियां एक जैसा काम कर रही, एक जैसा प्रॉफिट कमा रही, लेकिन रिटर्न ऑन एसेट बी बेचारे का बिल्कुल कम आ रहा, उसकी वजह क्या है? आप कहोगे जी एसेट्स ज़्यादा हैं। बेटा एसेट्स ज़्यादा नहीं है, एसेट्स तो सेम तकरीबन है। मसला क्या आ रहा है? मसला आ रहा है इसका एज ऑफ एसेट्स जितनी ज़्यादा हो गई होगी, यानी जितना एसेट पुराना होगा उतना ज़्यादा डेप्रिशिएट होकर किताबों में उतनी कम वैल्यू पे नज़र आ रहा होगा। जितना एसेट नया होगा उतना कम डेप्रिशिएट हुआ होगा आज तक और उतना ही ज़्यादा किताबों में नज़र आएगा। अब सेम कंपनी सेम प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन बी कंपनी के न्यूअर एसेट्स हैं। न्यूअर एसेट्स हैं तो बुक वैल्यू हायर है, बुक वैल्यू हायर है तो रिटर्न ऑन एसेट लोअर है। और बी कंपनी ए कंपनी जो है, ए कंपनी के ओल्डर एसेट्स हैं, ओल्डर एसेट्स हैं तो बुक वैल्यू, ओल्डर एसेट्स तो बुक वैल्यू कम, बुक वैल्यू कम तो ये रेशियो ज्यादा। तो इसका मतलब आपको एज ऑफ एसेट्स पर भी ध्यान देना चाहिए ये वाली रेशियो कैलकुलेट करते हुए, इंटरप्रेट करते हुए। और सिर्फ यही वाली रेशियो नहीं, ये वाला पॉइंट अब आपको कई जगह पे मिलेगा। ये एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट फ्रॉम, असल पहले वो आई थी ना तो मैंने वहां पे लिख दिया था बाय द वे, ठीक है ना। ये नंबर 3 के बाद ये पहली आई थी ना, मेरी तरतीब में ज़रा उलट चल रही है इसलिए मैंने ये एंड पे करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जुमला पढ़ो जो मैंने लिखा। मैंने पहले बोला क्या? एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, क्योंकि न्यूअर एसेट्स विल हैव अ हायर बुक वैल्यू, क्योंकि वो कम डेप्रिशिएट हुए होते हैं, देयरफॉर द रेशियोज आंसर विल बी लोअर, and a company having older assets with lower book value will give a higher ratio, ठीक है ना। ये फर्क है, ये यहां पे लिखा हुआ है। It must also be taken into account that the age of entities assets can impact and may result in different asset turnover ratio, यहां पे लिखा हुआ है ना, तो वो अब आप जिस रेशो में लिख रहे होंगे ये पॉइंट वो वाली लिख देंगे आप। हाँ, मैं जिस रेशो की बात कर रहा हूँ, असल में पॉइंट बार बार लिखना तो रेपिटेशन है ना, ऐसी खाम का बुक के समय बढ़ जाए। तो एक जगह लिख दिया, आगे मैंने सिर्फ रेफर कर दिया ये 4-5 लाइनें लिखने की बजाय, ठीक है, सही है ना। तो अब मैं यूँ बोलूँगा जैसे मैं वहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट को इंटरप्रेट कर रहा हूँ ना, मैं यूँ लिखूंगा इट मस्ट ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट। अगर तो वो एज बता दे तो फिर तो क्लियर कट बताएंगे उसको कि भाईजान देखो ये नए एसेट्स वाली जो है इसकी हायर बुक वैल्यू, तो इसकी रेशियो इस वजह से भी कम है। और अगर वो ये बात ना बताए, डिटेल ना बताए, एसेट्स की लाइफ वगैरह ना बताए, डेट ऑफ परचेज वगैरह, एज वगैरह ना बताए, तो फिर हम रोप झाड़ने के लिए ये पॉइंट फिर भी लाजमी लिखेंगे, ठीक है। क्या पॉइंट है? It must be taken into account that the age of an entity's asset can impact and may result in different return on return on asset ratios for similar companies जो करते हुए आ रहे हैं। For example, a company having older assets with lower book values might have a higher return on asset ratio, यहां पे चेंज करते जाना, ठीक है ना, might have a higher return on asset ratio than the one with similar revenues but having newer assets with higher book value, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हमने यूज किया कहां पर?
ये वाला पॉइंट हमने यूज़ किया रिटर्न ऑन एसेट में सबसे पहले, यही वाला पॉइंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी, और यही वाला पॉइंट इसमें रिटर्न ये एसेट टर्नओवर रेशो इसका नाम है, ये जो आप करवाने लगा हूँ, इन तीनों में इस्तेमाल होगा। अच्छा, पहले वाली में तो समझ आता है, ये जो अभी मैंने करवाई है कौन सी भला, ये रिटर्न ऑन एसेट, इसमें तो समझ आता है कि डिनोमिनेटर में चूंकि ये एसेट्स होने हैं, तो ये जितना कम होते जाते हैं रेशो, डिनोमिनेटर में कम होता जाता है तो रेशो बढ़ती जाती है ना, ये तो यहाँ तो समझ आती है, इसमें तो ठीक है समझ आती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी तो यही पॉइंट लिखा हुआ था, एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट फ्रॉम एसेट टर्नओवर रेशो। कहाँ टोटल एसेट्स हैं? हाँ, ये जुमला मैं पूछना चाह रहा था, मैंने आपको यहां बोला था कि कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसेट्स ही होते हैं अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, या यूं कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के अगेंस्ट हमारे पास एसेट्स ही पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल एसेट्स के अंदर फर्क होगा तो उसके अगेंस्ट दूसरी साइड पे तो फर्क ही होना है ना, तो ये तो एक ही बात हो जाती है। तो रेट इक्विटी एक तरह के एसेट्स नहीं होते, क्योंकि इक्विटी के अंदर तो नॉन करंट लायबिलिटीज भी होंगी और करंट लायबिलिटीज भी फिर डाल के तब कहीं जाके एसेट्स के बराबर बनेगा, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसेट्स ही होते हैं। उधर लॉन्ग टर्म एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं और इधर लॉन्ग टर्म फंडिंग्स पड़ी हैं क्रेडिट साइड पे, लंबे अरसे के लिए लोगों ने पैसे दिए हैं और उधर लंबे अरसे के लिए हमने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है ना। तो चूंकि कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसेट्स हैं, इसलिए एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट हर उस रेशो के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड पर है, और हर वो रेशो कितनी है, 2 ही है। टोटल 3 रेशोज हैं जिनके अंदर एज ऑफ एसेट वाले पॉइंट ने यूज होना है, टोटल 3। ये मैंने लाल रंग से इनको हाईलाइट किया हुआ है, मैं इनको ये अजीब सा रंग करें, अजीब सा, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न और ये एसेट टर्नओवर रेशो, ठीक है ना। ये तीनों रेशोज के अंदर आपका एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट आएगा। सबसे अच्छा समझ तो इसी में आता है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी में समझाया, लेकिन इन दोनों के अंदर भी डिनोमिनेटर में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चूंकि आना है तो एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट इन दोनों के अंदर भी यूज हो जाएगा। सादा सी बात है, अगर एज बता देगा तो ये बता देना कि न्यू एसेट्स जो होते हैं वो क्योंकि हायर बुक वैल्यू रखते हैं तो इसलिए रेशो कम आ रही है, और अगर एज ना बताई हुई हो सवाल में तो अपनी तरफ से ये लिख देना, ये माइट करके, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि ये एज ऑफ एसेट माइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, ऐसे करके जनरल सी बात कर देनी है। ये कहाँ गई, ये इट मस्ट ऑल्सो बी टेकन इन अकाउंट दैट एज ऑफ एंटिटीज एसेट कैन इम्पैक्ट एंड मे रिजल्ट इन डिफरेंट एसेट टर्नओवर रेशियोज, फॉर एग्जांपल, आगे एग्जांपल भी लिखी हुई, ठीक है, डन हो गया। तो फिर अब एसेट टर्नओवर भी कर ही लेते हैं, ठीक है। ये जब ये पॉइंट अब हो गया ना, ये पता लग रहा है अब क्या लिखा हुआ, एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट फ्रॉम एसेट टर्नओवर रेशो 4 में एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, ओके डन। तो चलो आ जाओ अब रिटर्न ऑन ये एसेट टर्नओवर रेशो, ये बड़ी डिफरेंट है, ये धोखा है, धोखा, इसका नाम धोखा है, असल में तो इसके 2 नाम है, जो नाम आई कैप नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि वो देखकर तो फॉर्मूला सामने आ जाता है। वो नाम क्या है, सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसलिए ये नाम आई कैप यूज नहीं करता, आई कैप नाम क्या यूज करेगा, एसेट टर्नओवर रेशो। एसेट, एक बात याद रखना, जितनी भी टर्नओवर रेशोज हैं हमारे इस रेशो एनालिसिस के अंदर वो हमेशा टाइम्स में आंसर दिया करेंगे, वो हमेशा टाइम्स में आंसर देंगे, ठीक है ना। परसेंटेज वाली रेशोज अब खत्म क्या, एक ही है, आगे फिर देखते हैं कौन सी आती है, लेकिन फिलहाल तो खत्म, ठीक है जी। तो टर्नओवर, जब भी आपको लफ्ज टर्नओवर नजर आए, टर्नओवर जो है ना ये सेल्स को भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एसेट टर्नओवर का मतलब क्या है, आपके एसेट्स कितनी सेल जनरेट कर रहे हैं। अब यूं नहीं बोलते हम, बल्कि हम यूं बोलेंगे कि 1 रुपया अगर बिजनेस में डालें तो कितने रुपए की सेल जनरेट होती है। 1 रुपया बिजनेस में डालें तो कितने रुपए की सेल जनरेट होती है। ये नहीं कहना हमने कि अगर 100 रुपए बिजनेस में डालें तो कितने रुपए उसमें, नहीं, ये टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आएगी, इनटू 100 नहीं करना। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला, एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, वही जो ऊपर नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं ये नाम नहीं आता पर्चे में, ये नाम आता है एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इसको जरा याद करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। तो क्या है जी, सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स ओवर
और देखो कोई 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका आंसर किस में आ रहा है? टाइम्स में। किसमें जी? टाइम्स में। अब मैं अपने सवाल पे चलता हूँ। सेल्स कितनी है जी मेरी? सेल्स कितनी है जी? 12,000। तो एसेट टर्नओवर, जी एसेट टर्नओवर 12,000 सेल है, और बोलो, और अब नीचे मैंने क्या लेना है जी? एवरेज। अब मैं नहीं सवाल में दोबारा जाके देखूंगा, मेरे पास ये ऊपर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकला पड़ा है ना, बस ठीक है, इसको यूज़ करें, आप भी देखें, आप भी यूज़ करें। तो 8300 प्लस 10100 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, टाइम्स में इसने आंसर देना होता है। सारी रेशियोज जो टर्नओवर वाली हैं वो टाइम्स में, 4 ही हैं, 3 और हैं इसके अलावा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में 3 आएंगे जी, बोलो। 1.3 टाइम्स, इस तरह लिखेंगे, अपना बताएं। 12,000 डिवाइडेड बाय, आप भी करें जल्दी से। वन 1.6 कर दूं, 1.6 टाइम्स। अब इसका मतलब क्या है? 1.5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.6 टाइम्स, क्या मतलब है इसका भाई? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? बोलो, बोलते नहीं हो, आ ही गए हो तो बोलो। जो लोग आज नहीं आए वो क्यों नहीं आए? कुछ लोग तो घर से आके भी नहीं आए होंगे। हाँ, बड़े तो आए हुए हैं जी। क्या मतलब है जी इसका? हाँ भाई, कुछ सही से बता रहे हैं, लेकिन मैं इससे आसान कर दूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इसको यूं यूं बोल दें हम तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं 1 रुपया कंपनी एक्स के कैपिटल एम्प्लॉयड में डालता हूं, यानी बिजनेस में डालता हूं, जैसे मैंने वहां पहले लिखा था इन्वेस्टेड इन बिजनेस, अगर 1 रुपया इस बिजनेस में, ये टाइम्स है ना, ये 1 रुपए के, ठीक है, 1 रुपए के हिसाब से बताएंगे। एक जी 1 पॉइंट, अच्छा, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी गल दसी जी। ये 3 है, ये 4 कर लो, दूर दूर रखो ना जरा इनको जी। रटा भूल गया, हाँ। 1 रुपया, 1 रुपया अगर कंपनी एक्स, बिजनेस एक्स के बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए तो वहां से 1.3 रुपए की सेल जनरेट होगी। जबकि अगर वही 1 रुपया कंपनी वाई में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से 1.4 रुपए की सेल जनरेट होगी। तो कहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है बेटा, सेल्स ज़्यादा तो ही प्रॉफिट ज़्यादा। जाग रहे हैं ना सारे? सारे जाग रहे होंगे उम्मीद है ना? अच्छा चलें, तो लिखते हैं जी चल के 1.3 1.4 ज़हन में रखिएगा। एसेट टर्नओवर रेशो, दिस रेशो टेल्स अस दैट एंटी इज अर्निंग रुपीज इतने ऑफ सेल पर रुपी 1 इन्वेस्टेड इन बिजनेस और कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है ना? और सही है, तो ये मैं लिखने लगा हूँ। अब इधर पॉइंट 1, कंपनी एक्स is generating a sale of rupees 1.3 per rupee 1 invested in business per rupee 1 invested in business या कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी लिख लें, in business as compared to rupees 1.4 of rupees 1.4 generated by कंपनी वाई जी। देयरफॉर कौन सी बेहतर? आपकी बेहतर। देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर। नंबर 2, इन जनरल
हायर द रेशियो बेटर इट इज़ कंसिडर्ड, येट कैपिटल इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग एसेट इज एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर। अच्छा ये ज़रा मुश्किल पॉइंट है, अब ज़ाहिर है सारा कुछ आज नहीं, इसको ज़रा बीच में ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, ये फिर किसी वक्त है। आसान बात, लेकिन ज़्यादा बातें हैवी वाली समझ में पहले दिन थोड़ी आती हैं। अभी क्रॉस ना लगाओ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिलहाल ब्रैकेट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको ज़रा आर्जी तौर पे छुपा रहा हूँ, आपने नहीं काट देना इसको, ये इंशाल्लाह होपफुली कल आपको समझा दूंगा। वैसे तो आप खुद भी घर पे पढ़ेंगे तो समझ आएगी आपको, बस समझ जाएं कि मैं इस वक्त इसलिए नहीं कराना चाह रहा कि पहले ही एक्स्ट्रा क्लास का बोझ आपके ऊपर पड़ा हुआ है, तो इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल से क्लास गुजर रही है, तो मैं किसी भी किस्म का कोई एक्सपेडिशन नहीं करना चाह रहा, सिंपल सिंपल चीज़ें रख के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, besides companies in the capital intensive industry tend to have lower asset turnover ratio than the ones operating with fewer assets, therefore companies should be compared within the same industry for a। अच्छा यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, देखो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का क्या मतलब है, ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब वो काम आप कर रहे हैं, ठीक है। जूते खाने वाली फैक्ट्री में नहीं, जूते बनाने वाली फैक्ट्री है आपकी, ठीक है। और उसमें आपको एक पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, प्लांट भी इंस्टॉल करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो आप फर्नीचर बनाने का काम कर रहे हैं, और उसके अंदर शायद इतनी लंबी चौड़ी जो है वो मशीनरी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस एक जगह मिल जाए, 2-4 लोग मिल जाएं, और छोटी मोटी मशीनों के साथ भी आप काम कर सकते हैं। अब जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई पड़ी है उनके एसेट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और जहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वहाँ पर वो कम एसेट्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए एहतियात ये करनी, अच्छा ये सब रेशोज़ के लिए है, वैसे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सब रेशोज़ के लिए ही एक एहतियात क्या है, आपको सिमिलर इंडस्ट्री वाली ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर करना चाहिए। आप इधर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक कंपनी उठा लें और इधर से हमारी तरह, ये हमारी कंपनी की तरह सरामिक्स वाली एक उठा लें, तो ये कोई कंपैरिजन होगा? हर इंडस्ट्री की अपनी जो है वो नॉर्म्स हैं, अपने मसले मसाइल हैं, अपने मार्केट डिमांड सप्लाई सब कुछ होता है, ठीक है। तो हर कंपनी के अपने, हर इंडस्ट्री के अपने अपने मसाइल हैं। बेहतर क्या होता है कि आप सिमिलर इंडस्ट्री वाली ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर करें, यही पॉइंट यहाँ पर उन्होंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। और साथ में वो भी आ गया, देयरफॉर कंपनी शुड बी कंपेयर्ड विद इन सेम इंडस्ट्री एंड इट इज़ ऑल्सो बेटर टू कंपेयर दीज विद एंटिटीज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर, ठीक है जी। दिस रेशो मैयर्स हाउ एफिशिएंटली, ये भी हर दफ़ा ही पॉइंट आ रहा है, गौर करें तो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ये लिखा हुआ था, दिस रेशो मैयर्स हाउ एफिशिएंटली एंटिटीज, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ एफिशिएंटली एंटिटीज एसेट जनरेट रेवेन्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रेशियो टेल्स हाउ एफिशिएंटली एंटिटीज लॉन्ग टर्म फंड्स आर बीइंग मैनेज्ड, यहाँ पे लिखा हुआ था हाउ एफिशिएंटली एंटिटीज इक्विटी फाइनेंसिंग इज बीइंग मैनेज्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ था हाउ एफिशिएंटली एंटिटीज इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट। यानी मिलती जुलती बातें हैं, इनमें से कोई एक या दो रेशोज आती हैं ना, तो वो आपको मिलती जुलती बातें फ़ायदा दे जाती हैं, ये कहीं पर भी फिट हो रही हैं, बस ध्यान से देख कर लिखना है कि बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस की बात करें, इन्वेस्टमेंट इन एसेट की, थोड़े से चेंजेस के साथ, ठीक है। पीई रेशो को पेंडिंग करें, पीई रेशो इसलिए मैं पेंडिंग कर रहा हूँ कि पीई रेशो जो है वो निकालने के लिए पहले आपको ईपीएस का पता होना चाहिए, और ईपीएस मैं अभी क्यों निकलवाऊँ, पूरा एक टॉपिक मौजूद है, तो जब ईपीएस निकालना सीख लेंगे तो उसी चैप्टर के अंदर आपको फिर प्राइस अर्निंग रेशियोज को कहते हैं, पीई रेशो, ठीक है, ये निकालना भी सिखा दूंगा, वो यहाँ पे फिर ऐड भी कर लेंगे, ठीक है। और सही है, तो ये अभी पीई रेशो आपको यहाँ पे मेरे नज़र भी नहीं आ रही होगी, ये फिर मैं बाद में इसको नीचे घसीट करना, थोड़ा सा जब पढ़ा दूंगा इसको नीचे घसीट दूंगा, या फिर वो अलग से लिखवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज, क्या क्या, हाँ बस 10, ये बस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बस। चाय पिलाऊं फिर, पार्ट 2 में चाय पीना नहीं है, पार्ट 1 वैसे ही पढ़ना पड़ेगा।
पार्ट 1 1.5 घंटा बाद ख़त्म करना है और पार्ट 2 2 घंटे का बनाना है। चाह है पूरी कर लेनी। मैंने कहा तो है, देखें को बंदोबस्त होता है या नहीं, क्योंकि ऊपर मेरे लिए भी सब, मैं इसलिए पूछा उनसे, मैं कैंटीन कैसे बंद है, मैं कहा यार तो अभी देखें बना बनू के अभी ले आएंगे, कुछ करेंगे सही। तो आप सब्र करें, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और फ़िलहाल तो पढ़ें, ठीक है। तो अगर 15-20 मिनट में चाय का बंदोबस्त ना हो तो छुट्टी दे दूंगा, हो गया तो ब्रेक करेंगे छोटी 10 मिनट की, पार्ट 2 से पहले चाय शाय आप तक पहुंच जाएगी, वो आप फिर पीना शुरू करेंगे, मैं पढ़ाना शुरू फिर कर दूंगा, ठीक है। क्या ख्याल? ओके, हाँ बस छुट्टी देते तो इंशाल्लाह 4 सवा 4 बजे तक। चाय भी पीनी, चाय पी के जाना। नहीं 10 4 सवा 4 ही छुट्टी होगी। और मैं तो मजाक कर रहा था, मतलब जो मेरा प्लान है मैंने वही पढ़ाना है, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं अगली वाली, ज़रा पॉज करें जी बच्चों। तो वर्किंग कैपिटल रेशियोज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली रेशियोज 4 ही हैं, रेशियोज 4 हैं, बाकी 3 तो असल में 3 रेशियोज हैं, उन 3 रेशियोज को यूज़ करके 3 और रेशियोज हैं, तो ये बन गई 6 और एक 7वीं है, यानी कि बेसिकली 4 रेशियोज हैं, 3 तो ऐसे ही बीच में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। हैं बहुत आसान। अच्छा, अब जो छुट्टी कर बैठे हैं आज, सोचो उनके साथ हुआ क्या है इस दफ़ा, ठीक है। तो अब कुछ ना कुछ प्लान उनके लिए भी अब करना पड़ेगा। मंडे को क्या करें, उनको कोई खूब सजा देकर कुछ ऐसा, हाँ जी, सिस्टम होना चाहिए। भाई अपलोड हो रहे हैं, साथ हो रहे हैं, नहीं कंफर्म करें, असगर को फ़ौरन दोबारा बुलाएं, उसे कहें कि ज़रा वहाँ से फ्री होकर इधर आ जाए। नहीं, चाय के पैसे नहीं उनसे लेने हैं, वो तो इकराम मेरी तरफ से ही है। अच्छा जी, उनसे कहें कि लेक्चर साथ साथ अपलोड करके मुझे लिंक्स भी भेजें, मैं ग्रुप में भेज के बच्चों को परेशान तो करवाऊँ कि काम चल रहा है और चले जा रहा है और जी, छोटे छोटे क्लिप ढेर सारे भेजें। सो के उठे तो 12 लेक्चर सामने हो, लो जी मारे गए। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हमने कोई चीज़ खरीदी उधार पे, ठीक है, ज़रा कैश पे ही खरीद लेते हैं यार, इतना सामान इधर, चार्जर तो मिल नहीं रहा मुझे, चलो दूसरा पेन यूज़ कर ले। 1 जनवरी को 2024 को क्या नाम है तुम्हारा, अनस परचेज्ड a mobile from Umair on क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, अब उधार पे अनस ने मोबाइल ख़रीद लिया मुझसे, किस दिन, 1 जनवरी को। 6 जनवरी को अनस ने मुझे पैसे दे दिए वापस, अनस पेड कैश ऑन, बस ठीक है, अनस पेड कैश फॉर मोबाइल टू उमैर, डन जी। अच्छा, अब कब से चीज़ें ख़रीद रखी हैं इसने, थोड़ी देर के लिए ज़रा यूँ कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ज़रा यूँ कर लेते हैं कि परचेज़ किया ये मोबाइल, पहला सवाल है ना, चलो जान दो, देखी जाएगी।
नेक्स्ट, 10 जनवरी को कहीं जाकर अनस ने आखिरकार ये मोबाइल बेच लिया। अनस सोल्ड मोबाइल। अब फॉर 50,000 ये ख़रीदा था मोबाइल और 50,000 वापस कर दिया था, ठीक है। अब ये मोबाइल इसने बेच दिया जायज़ मुनाफा रख के 55,000 का। अनस सोल्ड मोबाइल फॉर ₹55,000, लेकिन आगे जिसको बेचा उसने भी उधार कर दिया, ठीक है, फॉर ₹55,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद 15 जनवरी को पैसे आ गए। अनस रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर अमाउंटिंग टू ₹55,000। डन हो गया जी। ये जी पहला सवाल आपका, इसी से सारी रेशियोज बन जाएंगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ना ज़रा मेरा दिल कर रहा है पहले मैं कर ही लूँ वो काम, ठीक है, कि अनस परचेज्ड मोबाइल फ्रॉम उमैर ऑन कैश, और थोड़ी देर के लिए ज़रा मैं ये गायब कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ज़रा मुश्किल हो जाएगा पहली दफ़ा ही। अच्छा, अब मुझे बताइए अनस की जेब से कितने पैसे निकले? 50,000, और वापस इसकी जेब में कितने आए? तो ये जो 55, लेकिन ये 5,000 क्या चीज़? प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये कब आया? जब कैश एक पूरा साइकिल लेकर इसके पास वापस पहुंचा। क्या ख्याल है? ये मैंने क्या बोला लफ्ज़? कैश ने एक साइकिल लिया, इसकी जेब से निकला और वापस घूमकर इसकी जेब में आया, तो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा। यानी सबसे पहले ये कैश 1 जनवरी को इसके जेब से निकल गया, ठीक है। अब ये चीज़ें उधार पर ले आया, अब वो कैश की फॉर्म में नहीं, वो 50,000 अब इसके पास मोबाइल की फॉर्म में पड़ा है। इसको कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कैश फंस गया। कितने दिन फंसा रहा? तो 10 दिन को हम अकाउंटिंग में कहा करते हैं इन्वेंट्री डेज। क्या कहा करते हैं जी? इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या हुआ? कितने दिन हमारी इन्वेंट्री पड़ी रही बिकने से पहले, खरीदने से लेकर बिकने तक हमारी इन्वेंट्री कितने दिन पड़ी रही? 10 दिन। उसके बाद इन्वेंट्री 10 को बिक गई, अब इन्वेंट्री ना रही, लेकिन अभी भी कैश नहीं बना। अभी ये क्या बन गया? डेटर। उधार पे बेची ना, ऑन क्रेडिट। तो फिर 5 दिन तक ये डेटर में फंसा रहा कैश, तो इस 5 दिन को कहा जाता है डेटर डेज। तो डेटर डेज कितने हैं हमारी इस एग्जांपल में? अब इन दोनों को अगर आप टोटल करें तो कितना बनता है? ये 15 दिन कहलाता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल। क्या कहलाता है जी? ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल। इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं, कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं, और ये आपका पहला फॉर्मूला भी मैंने करवा दिया, वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं इसको। वर्किंग इधर नहीं लिखना, आगे लिखा हुआ आपकी तरतीब वाली जगह, फिलहाल सिर्फ समझ लें, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है जी। ये समझ में आती है बात कि आपकी जेब से पैसों का निकल कर वापस, यकम को पैसे निकले जेब से और अल्टीमेटली यकम को निकल कर 15 को वापस आए, तो 15 दिन का ये साइकिल है इसके कैश का। हर बार ये जब भी चीज़ खरीद कर बेचेगा तो इस तक कैश जो 5,000 का प्रॉफिट चिपका कर लाएगा वो 15 दिन का टाइम होगा। तो ये साइकिल जितना कम हो उतना बेटर है। तो बोलो जितना कम हो उतना, क्योंकि जितनी बार ये साल में ज़्यादा दफ़ा घूमकर पैसे वापस आएंगे उतनी बार प्रॉफिट साथ लगा कर लाएंगे। तो ये साइकिल जितना तेज़ हो, जितना कम हो ये टाइम, उतना बेटर। अब ये कम कैसे हो सकता है? आप कम से कम दिन अपना स्टॉक रखते हैं, यानी कि आपकी किस्मत है, हाँ, आपकी चीज़, आपका जो फंड्स हैं, आपका जो कैश है,
वो कम से कम दिन इन्वेंट्री से फंसा रहेगा। यानी आप जल्द से जल्द इन्वेंट्री बेच लेते हैं, आप जल्द से जल्द अपने पैसे रिकवर कर लेते हैं, तो जितने ये डेज कम होंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि अल्टीमेटली इन डेज की कमी वर्किंग कैपिटल साइकिल की भी कमी है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूं अपने आप को भी। इसने मोबाइल 6 तारीख तक मुझसे उधार पे ले लिया, तो इसकी जेब से तो पैसे 6 को नहीं निकले। ठीक है, 1 जनवरी को तो इसने सिर्फ मेरे से मोबाइल ले लिया, 6 तारीख तक तो मैं इसका क्रेडिटर रहा। 6 तारीख तक, ये 6 दिन तो ये पैसे इसकी जेब से निकले ही नहीं थे। इसकी जेब से पैसे इनफैक्ट कब निकले? 6 को, जब इसने पैसे मुझे दे दिए। अब आगे वही 4 दिन इन्वेंट्री डेज और 5 दिन डेटर डेज, यानी अब इसका साइकिल कितना बन रहा है कैश का? 6 से 15 तक देखें तो 9 दिन नहीं बनते, 9 या 10, या ये डेट से एक दिन आगे पीछे को छोड़े, बस समझे कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, एक दिन को की लड़ाई में पड़ जाना। सर देखे ना, 1 2 3 4 5, ये सर 6 लें या ना लें? 6 ना लें, बस 5 ले लें, 6 ले लें 6, कुछ नहीं होता, समझे इस बात को। ठीक है ना, ये कर रहा था ना ऐसे ही, ये मुझे लग रहा है ये कर रहा था। ठीक है, चले अब ये जो 6 दिन आए हैं, ये जो 6 दिन एंटर हुए हैं, ये 6 दिन क्या कहलाएंगे? सोच के बताओ। जैसे ये इन्वेंट्री डेज हैं, इतने अरसे तक, कितने अरसे तक इन्वेंट्री डेज, ये नहीं है सॉरी, इन्वेंट्री डेज तो यही है, खरीदने से बिकने तक कितने दिन? 10, सॉरी, खरीदने से बिकने तक कितने दिन? 10 दिन इन्वेंट्री में पैसे फंसे रहे। ठीक है, उसमें से कुछ अरसा मेरे फंसे रहे और फिर मैंने ले लिया, बाकी इसके फंसे रहे, उसको छोड़े। ठीक है ना, इन्वेंट्री डेज 10, डेटर डेज 5, तो टोटल डेज कितने बन गए? 15। लेकिन उसमें से 6 दिन इसने मेरा पैसा इस्तेमाल कर लिया, यानी इसने मोबाइल उठा लिया लेकिन पैसे मुझे नहीं दिए, तो इसका साइकिल तो फिर जरा छोटा नहीं हो गया? यानी कि ये जो 6 दिन हैं, ये 6 दिन क्या कहलाएंगे? अगर ये इन्वेंट्री डेज कहला रहे हैं, ये डेटर डेज कहला रहे हैं, तो ये कौन से डेज कहलाएंगे? क्रेडिटर डेज। क्रेडिटर डेज क्या बताते हैं? कितने दिन में आप अपने क्रेडिटर को पैसे दे देते हैं। तो क्रेडिटर डेज कितने हैं जी? 6 हैं, 6 दिन। अब ये 6 दिन जो है ना, ये माइनस हुआ करेंगे, और अब ये कितने रह गए? 9 डेज। ठीक है, तो ये जनाब आपका पहला फॉर्मूला है, और वो है कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ये क्या है जी? कैश ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन माजरत के साथ इसके लिए आपको पहले इन्वेंट्री डेज, डेटर डेज और क्रेडिटर डेज कैलकुलेट करने लाजमी हैं, और मेरे सवाल के अंदर वो कैलकुलेटेड नहीं थे, तो पहले वो निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल, तो उन्हीं का डिफरेंस है। तो अब मैं आपको ये 3 रेशो सिखाऊंगा, और चौथी ये है। बाकी अगली 3 कुछ भी नहीं है, वो फिर इन्हीं रेशो, डेज वाली रेशोज को उल्टाएंगे तो टर्नओवर वाली टर्नओवर नाम से ही पता लगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक है, मैं हूं ना इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह करवा के भेजूंगा आपको, याद है। चाय नहीं पिला रहा फिर तो याद तो करवा के भेजूंगा ना यार। ईद से पहले भी कहा था कि रेशो शुरू करनी है, मैंने हफ्ते को कहा था, हफ्ते को नहीं शुरू की। ईद के बाद हफ्ते को आगे भी कहा, खबरें भी पहुंचाई आप लोगों के जरिए से। यार ये लोग क्यों नहीं सीरियस अपने मुस्तकबिल के साथ? इनके ख्याल में हम ना पढ़ते तो फिर हम 7, 8, 9 अगस्त तक चली जाती क्लासेस, वो ठीक था। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ सीरियसली कि आशूरा की जो छुट्टियां हैं वो सिर्फ 9, ज़ाहिर है 9 को नॉर्मली ज़ोहर असर तक ही जो है वो मजालिस वगैरह शुरू होती हैं, जिन लोगों ने जाना भी होता है। तो मेरे ख्याल में सुबह 9 को पढ़ लें, ठीक है, और 10 की छुट्टी करें सिर्फ, और 11 को फिर ऑन करें। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे 2 छुट्टियों का कोई सीन बन गया तो 2 तो फिर और है। तो अगर इस तरह से है तो बेटा जितनी तकलीफ़ इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ, दूसरा दिन है, आप सोच नहीं सकते। मजबूरन मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, क्या करूँ। लेकिन आपस की बात है, यहाँ तक जो पहुँच जाएगा वो तो सारे लेक्चर ले ही लेगा। आपस की बात ये है कि इस रेशोज़ की जो कैलकुलेशन वाली बात है, ये मंडे का दिन हम कुछ और भी पढ़ लेंगे ना, तो ये बच्चे लेक्चर लेने का टाइम रखते होंगे, वो उसको याद कर लेंगे। हमारी कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं जो मैं मंडे को करवा सकता हूँ, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा उनको अभी भी मौका देने का। भाई आ जाए, शुरू कर दें, ठीक है। तो जल्दी आ गई है यार। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ना डेटर डेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है वही देख लें। डेटर डेज का फॉर्मूला क्या है जी?
एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स, एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365। अगर डेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 365 डेज से, ठीक है। या सवाल खुद कह दे 360 तो अलग बात है। ओके भाई, ये कैमरे में तो नहीं आ रहा, ये कैमरे में तो नहीं आ रहा भाई असलम भाई, अपना सलीम भाई। अच्छा जी, अब एवरेज डेटर्स चाहिए जी, एवरेज डेटर्स। बच्चों को पता, ऑनलाइन वालों को पता ना लग जाए, वो भी अम्मी को कह देंगे। हाँ कह लो कोई बात नहीं, अज्यूम करो मेरी तरफ से भी मेरे पास आना पड़ेगा ऑनलाइन वालों को पीने के लिए, ठीक है। फसीउद्दीन कौन है वो आप कहेंगे, है मेरा एक स्टूडेंट जी। डेटर डेज के लिए मुझे एवरेज डेटर्स चाहिए, लबो। ये रहे डेटर्स, एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 1900 जमा 2400 बटा 2, 1900 जमा 2400 बटा 2, एवरेज डेटर्स हो गए। क्रेडिट सेल्स, अब ये क्रेडिट सेल्स कहाँ से ढूंढूं भाई? सवाल में सेल्स हैं और डेटर्स भी हैं, मतलब क्रेडिट सेल्स तो होती हैं। अगर सवाल चुप है तो अज्यूम करेंगे सारी सेल्स क्रेडिट है, और फिर कैश बाद में आ जाता है। करते ही क्रेडिट सेल्स हैं, बाद में कैश रिसीव कर लेते होंगे, तो ठीक है ना। सवाल चुप हो तो सेल्स को क्या अज्यूम करना है? क्रेडिट्स, ठीक है जी। अच्छा, अब 12,000 से डिवाइड करें और 365 से मल्टीप्लाई कर दें और आंसर बताएं मुझे। 65 बट ठीक है डेज। अब आप बताएं आपका क्या हाल है? बुरा हाल है यार, अब चाय शाय पियो, फ्रेश हो जाओ यार, दिल खोल के पढ़ो अब तो। जी 40, लो जी आखिरकार मैं बेहतर हो ही गया ना, हायर इज बेटर। क्यों नहीं? इस बार नहीं, इस बार आप जीत गए, लोअर होके भी आप जीत गए। लोअर होके कैसे आप जीत गए? क्योंकि डेटर डेज का मतलब क्या है? कितने दिन में हमारे डेटर्स कैश दे देते हैं। तो हमारे डेटर्स तो रोला के कैश देते हैं, आपके डेटर्स तो जल्दी कैश दे देते हैं। और जब ये कैश जल्दी दे देंगे तो आप दोबारा ये कैश जल्दी इस्तेमाल करके दोबारा चीज खरीद के दोबारा बेच के दोबारा सिस्टम चला लेंगे अपना, और मैं बैठा हूंगा अभी इंतजार के अंदर, आएंगे पैसे। वर्किंग कैपिटल मैनेज करना होता है ना, ये थोड़ा ये कि हर बार नई इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। बिजनेस ने खुद ही अपना सर्कल चलाना होता है, ये वर्किंग कैपिटल का, ये फाइनेंस का, कि पैसे जब एक बार बिजनेस में डाल दिए हैं तो उन्हीं को घुमाना होता है ना। फिर ऐसा तो नहीं कि रोज घर से उठा के पैसे ला रहे हैं और फिर साल बाद घर भी बंद थे, बिजनेस भी बंद। ठीक है, बिजनेस को अपने पैरों में खड़ा करें, वो अपना सर्कल खुद चलाए, बस। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है आप बताएं, कैसे लिखेंगे? रेशो बदल गई, वक्त बदल गया, जज्बा। अच्छा देखो ना, रेशो बदली है, मुझे पता है आप लोग एकदम फ्रेश हो गए, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इतनी ज्यादा है, वो एक जैसी चली जा रही थी प्रॉफिटेबिलिटी। देखो अब डिफरेंट आया है, अच्छा लग रहा है ना। बताओ जरा क्या लिखोगे इस 65 के बारे में? उर्दू में तो आप, मैंने बता दिया आपको, 65 दिन में डेटर कैश दे देते हैं। अंग्रेजी मारो मारो मारो, अंग्रेजी को ना मारना। टेक 65 days टू पे कैश, बिल्कुल सही है, एज कंपेयर टू 46 days। ठीक है, तो फिर बेटर कौन है? यहां पे लोअर इज बेटर। ठीक है, तो अब इसको यूं लिखेंगे, पहले सुन लो फिर लिखवाता हूं। डेटर्स ऑफ कंपनी ए, अच्छा एक और आसान लफ्ज लिखूं, आर कन्वर्टेड इनटू कैश। क्या ख्याल है? डेटर्स कैश में कन्वर्ट कब होंगे? जब वो कैश देते, ज्यादा इजी नहीं है। ठीक है, तो लिखो डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स are converted into cash. Number one, debtors of company X are converted into cash हाँ भाई सुनाओ, फिर आने शुरू हुए हैं लिंक्स, चेक करो मैसेज। कोई है बच्चा मैसेज ग्रुप के चेक करे ऐसे जरा, तो भाई फ्री है या नहीं फ्री?
अब टेंशन पड़ गई होनी है, सब थरतल्ली पड़ गई होनी है। ओ लेक्चर्स आ गए हैं, रश पै गया है, इकट्ठे ही भेजे हैं उन्होंने भी। डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश in 65 days as compared to 46 नहीं है, as compared to 46 days of company Y लिख दो, जान छुड़ाओ, ठीक है, are converted into cash लिख ही नहीं रहा ये, शायद ये लिख दे। ये तुंदी ये बातें मुखालिफ है सारी चीज़ें। आर कन्वर्टेड इनटू, मजे का लग रहा है तो 2 घंटे पढ़ाऊंगा इसमें। आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन 65 days as compared to 46 days of company X, company Y। तो यूँ भी लिख सकते हैं एज कम्पेयर टू 46 days taken by debtors of company Y, अगर ज़रा दिल कर रहा है तो ठीक है। therefore कंपनी Y इज बेटर, क्योंकि ये शॉर्टर बेटर होता है, ठीक है ना, सही है। इन जनरल लोअर डेटर डेज, आगे क्या लिखा हुआ छोड़ो इसको, ठीक है, इसको स्किप भी कर दो। दिस रेशियो शोज हाउ एफिशिएंटली ट्रेड डेट्स आर कलेक्टेड। भाई ट्रेड डेट्स को कलेक्ट करना तेजी से चाहिए, जितनी ज़्यादा एफिशिएंट कंपनियों की कलेक्शन के अंदर उतनी ज़्यादा बेहतर है, वो जल्दी कलेक्शन कर लेंगे। तो आप लोग ज़्यादा एफिशिएंट हैं डेटर कलेक्शन में, ठीक है। However, it is better to compare these results with industry average, वही वाला काम। ये जो बातें आपके ज़हनों में आ रही हैं ना कि डेटर डेज ज़्यादा होंगे तो रिस्क भी बढ़ जाएगा बैड होने का, ये सारी बातें ना यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो आगे बात और होगी, ठीक है। फिलहाल छोड़ें इसको, अभी बस इतनी बात काफ़ी, ठीक है जी। नेक्स्ट रेशो हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री डेज। क्या पढ़ेंगे? इन्वेंट्री डेज। जी इन्वेंट्री डेज, अच्छा ये तरतीब में क्रेडिटर लिखा है मैंने पहले, चलो फिर क्रेडिटर डेज ही कर लो, क्रेडिटर डेज ही कर लो जी। क्रेडिटर डेज, अब इसका फॉर्मूला देखें, बस एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया डेटर डेज का, उसी से ही अगले भी चलते जाएंगे। क्रेडिटर डेज के लिए एवरेज क्रेडिटर्स, लो जी ये भी बंद हो गया। असगर को बुलाएं जरा यार, यहाँ से ढूंढ दें मुझे, पता नहीं कहाँ गए, मैं अभी पी गया, वही पीते हुए तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार बच्चों की चाय का बंदोबस्त हो। उन्होंने कहा कि जी वो कोई चक्कर ही नहीं है। मैंने कहा कुछ चक्कर करो, फिर चलाओ कुछ चक्कर। एवरेज क्रेडिटर्स, हम क्रेडिटर लबो, क्रेडिटर लबो 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 लबो। ट्रेड पेबल्स 1800 ओपनिंग 3200 क्लोजिंग, 1800 ओपनिंग 3200 क्लोजिंग, एवरेज आउट हो जाएंगे। 1800 जमा 3200 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, और डिवाइड करेंगे इसको क्रेडिट परचेजेस से, जाहिर सी बात है अब ये क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिट परचेजेस, तो क्रेडिट परचेजेस लबे जी। ओ परचेजेस आर मिसिंग इन द क्वेश्चन गाइजेस, क्या करें आप? कॉस्ट ऑफ सेल को ही हम परचेजेस की जगह लेते अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल ना होता। अवेलेबल है भाई, चेक मारो चेक मारो, इन्वेंट्रीज ओपनिंग, पिछले साल क्लोजिंग साल का ओपनिंग और ये क्लोजिंग,
तो अगर इन्वेंट्री गिवन होगी तो इन्वेंट्री का लेजर बना लेना, मेरा मशवरा है। आगे चल के तो ये काम करना है, कैश फ्लो में टिका के ये काम करना है, एनपीओ के अंदर टिका के ये काम करना है, ठीक है भाई। ये ना इसका वो नहीं मिल रहा चार्जर, ये दोनों बंद हो गए हैं मेरे पेन, मेरे बैग में ही होगा, देखो ज़रा, मुझे नहीं मिल रहा, ले जाओ बैग बेशक। अच्छा जी, अब अगर कभी इन्वेंट्रीज का बैलेंस गिवन है और कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप परचेजेस बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं। चेक करें ज़रा, चेक करें ज़रा, इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग मैं लिखने लगा हूँ। ये जनाब छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ, अब मैं पहली वर्किंग हमारी हो रही है। लब भी गया, तो सीधे नहीं लब के देता, मिल के हम दो ढूंढ रहे थे फिर भी नहीं मिला, ये भी साथ साथ चातियाँ मार रहा था पर नहीं, चाय में चातियाँ मार रहा था ये। लो भाई बच्चों, छोटी सी वर्किंग होने लगी है अब, वर्किंग नंबर 1 जी मेरे बच्चों, किसका लेजर मैंने कहा मशवरा है बना लिया करो। और भी कई तरीके हैं, वो आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखकर इसको बैलेंसिंग निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ सेल, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको बैलेंसिंग निकालें। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि मैंने आगे चल के भी आपको ये लेजर अब कई बार बनवाना ही है, तो जिस दिन ये वो वाला सवाल जो कभी पता नहीं जैसे जैसे मार्कअप मार्जिन आखिरकार हो गया, वैसे ही जब वो इन्वेंट्री वाला सवाल हो जाएगा किसी दिन, हो सकता है वो दिन कल ही हो, क्योंकि रेशोज़ पे तो ऊपर तो सारा जोर आज लगा देने हम, तो कल तो फिर हम कूल डाउन फेज़ रखेंगे ना इसका, क्योंकि नई चीज़ भी पढ़ा दूँ तो ये ऑलरेडी डबल क्लास आपने आज पढ़ी है, तो फिर आपको हज़म नहीं होगा, बदहज़मी नहीं करानी। मकसद सिर्फ ये था कि रेशोज़ जो है ये किसी एक दिन में इकट्ठी हो जाएँ, बस इसलिए ये डबल क्लास की है। तो अब इस अगर बदहज़मी लग भी रही होगी, टेक्निकल बातें ज़्यादा नहीं की हैं, तो फिर उसके लिए कल का दिन रिलैक्स कर दूंगा। कल का दिन हम कोई पेंडेंसीज कर लेंगे, इस रेशोज़ को छेड़ेंगे ही नहीं, और टर्म टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। डिपेंड करता है कल आप लोगों के हालात के ऊपर, मैंने सुनना है, फिर उसके बाद मैं देखूंगा आपके हालात कैसे हैं। एक आधा सवाल कर भी सकते हैं हम रेशोज़ का, ये रेशोज़ का भी इंटरप्रिटेशन वगैरह में, ठीक है ना, सही है। क्योंकि 5-6 दिन तो कम अज़ कम इसके ऊपर आते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन मैं इसके ऊपर बस प्योर इसके ऊपर लगाऊंगा, उसके बाद फिर बाकी जो है मेरा दिल तो यही होता है कि इसको साथ साथ चलाएं, लेकिन पूरा हफ्ता भी लग सकता है, आपकी तसल्ली होगी तो ठीक है। अच्छा जी, अब इन्वेंट्री में ओपनिंग बैलेंस सवाल में गिवन है, ओपनिंग बैलेंस कितना है जी 1600, और क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है 4200। अच्छा, अब इन्वेंट्री के लेजर में 4 नॉर्मल चीज़ें आती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। परचेजेस किस तरफ आती हैं ये याद करना आसान है, जैसे मैंने आपको सिखाया था परचेज की एंट्री होती है परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर परपेचुअल सिस्टम में है तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये आप परपेचुअल सिस्टम अज्यूम करके ही लेजर बना लें, परपेचुअल सिस्टम अज्यूम करके लेजर बना लें। पॉज करें जी, बस ये इन्वेंट्री ज़रा निकाल लें, परचेजेस के बाद पार्ट 2 शुरू करते हैं, फिर पॉज करते हैं इसको। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको कहा कि आप परपेचुअल सिस्टम समझते हुए इस लेजर को बना लें, तो परचेजेस हमेशा आपको नज़र आया करेगी, क्रेडिटर्स हो चाहे कैश हो, ये डेबिट साइड पर परचेजेस नज़र आया करती हैं, ठीक है, ये परचेजेस हुआ करती हैं, ओके सही है। और इस तरफ आया करेगी कॉस्ट ऑफ सेल। अब सवाल में परचेजेस गिवन है या कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल, भाई इधर देख लो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल 9330, 9330। मैंने जब यहाँ पर लिखा तो मेरे पास परचेजेस की फिगर क्या आ गई, बैलेंसिंग कितनी जी 9330 है। अच्छा, यहाँ पे बैलेंसिंग क्या आ गया 930, 11930, ये आ गई हमारी परचेजेस, ठीक है जी। तो परचेजेस निकल आई हैं 11930। अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिर माफ़ी दे दें, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वक्त आने पर समझ आ जाएगा, वैसे इतना मुश्किल नहीं था ये कॉन्सेप्ट। अगर जी देखा देता हूँ, पहले इसका आंसर तो दे दो, 51.62 कर लूँ, यानी मैं अपने क्रेडिटर्स को 52 दिन में पैसे पे करता हूँ। आप क्या करते हैं, अब इन्वेंट्री का लेजर तो आपका भी यही रहेगा, क्या ख्याल है, क्योंकि
यही रहेगा। हाँ, ये डिफरेंट है, इन्वेंट्री तो डिफरेंट है ना आपकी। ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल सेम है, लेकिन यहाँ से आपने मार्क आ जानी है। ठीक है, तो ध्यान से ज़रा अपना ये काम करें, अपना लेजर बनाएं। मेरे वाला लेजर क्यों देखते हैं आप? सुकून सुकून से करें, कोई जल्दी तो है नहीं आज। मोबाइल बच गया, 76 आ रहा है इसका, 76 डेज। ओके, अच्छा जी, 61 डेज। आपकी परचेजेस कितनी निकली? सबसे पहले तो आप स्टॉक देने, स्टॉक कितने, स्टॉक 1200 ओपनिंग, 1500 क्लोजिंग, 1200 और 1500। कॉस्ट ऑफ सेल तो दोनों की सेम थी, तो परचेजेस कितनी आ गई? 96। अब ये 9630 है और उधर से एवरेज क्रेडिटर्स आपने लेने हैं। निकाल के दिखाऊं कि कर लोगे? ये 61 डेज सही है? सोलह सौ एवरेज भी 1600। ठीक है, तो 1600 डिवाइडेड बाय 9630 इंटू 365, आंसर क्या आता है? सही है इसका मतलब है। ठीक है, और सही है। चलो, अब ये रेशो क्या बताती है? ये रेशो ये बताती है कि कंपनी एक्स pays its creditors within 676 days as compared to 61 days of company Y। अब बेटर कौन है? कंपनी एक्स बेटर है। क्यों? वो जलील कर करके पैसे देती है अपने क्रेडिटर को, तो अगली बार तो फिर उधार नहीं मिलेगा उसको। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए क्या सीधा ये लिख दे कि हायर इज बेटर, अगले को तरसा तरसा के पैसे वापस करो? अगली बार वो खुद तो पैसे देगा ही नहीं, वो मार्केट में भी कहेगा एन उना उधार देना, आपकी गुडविल खराब हो रही है। तो इसका मतलब इस रेशो की इंटरप्रिटेशन करते हुए आपने ये नहीं कहना हायर इज बेटर या लोअर इज बेटर, बल्कि आपने ये कहना है कि जो क्रेडिट टर्म्स हैं उनको देखो। हो सकता है कि मेरे क्रेडिटर ने मुझे 3 महीने का क्रेडिट दिया हो, तो मैं तो 3 महीने के अंदर अंदर पे कर रहा हूं, और हो सकता है आपके क्रेडिटर ने आपको 1.5 महीने का क्रेडिट दिया हो, तो आप तो सही इसको दलील करके पैसे वापस करते हैं। तो अगली बार आपकी गुडविल इतनी खराब होगी होगी कि आपको लोग उधार नहीं देंगे। तो क्रेडिट टर्म्स को देखना जरूरी है। तो अब ये तो हम लिखेंगे जरूर कि कंपनी एक्स, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर paid in 76 days as compared to 61 days of company Y. However, any decision shall be made after considering credit terms या credit period allowed। ठीक है ना, ये बात ऐसे लिखनी है। तो क्रेडिट डेज आ गए इधर, तो मैं यूँ लिखूंगा क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर पेड इन, कितने डेज ही मेरे क्रेडिटर्स कितने डेज? 76 डेज as compared to 61 days, as compared to 61 days of, आगे डॉट डॉट है जी, पूरा कर लो, कंपनी वाई, फुल स्टॉप के बाद नहीं कॉमा लगाओ, हाउएवर, फिर कॉमा लगाओ, हाउएवर any decision shall be made, however any decision shall be made after considering, however any decision shall be made after considering the credit terms, या स्लैश डाल के लिख लें क्रेडिट पीरियड अलाउड, आफ्टर कंसिडरिंग द क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स मतलब उधार कितने अरसे के लिए दिया हुआ है, आफ्टर कंसिडरिंग द क्रेडिट टर्म्स स्लैश क्रेडिट पीरियड अलाउड, फुल स्टॉप, क्रेडिट पीरियड अलाउड। यहां पे ये नहीं कहना हायर इज बेटर,
ठीक है, या लोअर इज बेटर ना। क्रेडिट टर्म, सवाल में क्रेडिट टर्म्स दे दे, ठीक है, लिख लेना फिर ये बोल दूं, सवाल में क्रेडिट टर्म्स दे दे तो फिर इस तरह से कंपेयर करके बताओ कि जी क्रेडिट अलाउड टर्म्स से ऊपर हैं, तो हो सकता है दोनों ही ऊपर हों, तो आप कहोगे जी कि आपस में तो कंपैरिजन के लिए ये लग रहा है कि वाई जल्दी पे कर देते हैं, लेकिन दोनों ही क्रेडिट टर्म से ऊपर निकले हुए हैं, तो दोनों को चाहिए कि गुडविल को बचाने के लिए टाइम पे किया करें, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर ब्रेक थोड़ी सी करते हैं, पार्ट 2 शुरू करते हैं जी। किधर गया ये, इन जनरल दिस रेशियो टेल्स हाउ बेटर द एंटिटी हैज नेगोशिएटेड विद इट्स क्रेडिटर्स टू सीक मैक्सिमम, हाँ क्रेडिटर्स से मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड लेने की कोशिश करनी है, कोई बात ये नहीं कहना कि उसको जब आपने क्रेडिट पीरियड ले लिया उससे मैक्सिमम फिर कोई मसला नहीं, ठीक है। दिस रेशियो इज इंटरप्रेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर, तो नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है जी। पार्ट 2 शुरू करें।